नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल की कहानी की। ये कहानी है भारत के इकोनॉमिक रेजिलियंस की। हुआ ये कि अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगाए और सबने सोचा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब तो गई। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। भारत ना सिर्फ टिका रहा बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आया। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़ी, कह सकते हैं एक धमकी भरी भविष्यवाणी से। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ लगाने के बाद बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, बस 2 महीने दीजिए और ये देश घुटनों पर होगा। मतलब दांव बहुत ऊंचा लगा था और सबको यही लग रहा था कि भारत इस प्रेशर में बिखर जाएगा। अब देखिए, इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक बहुत पुरानी और सीधी सी सोच थी। ये कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका के पास है, तो सारी पावर भी उसी के पास है। और अमेरिकी बाजार तक पहुंचना किसी भी देश के लिए इतना जरूरी है कि कोई उसके खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। इसे एक ऐसा अचूक हथियार माना जाता था। तो हमारी आज की चर्चा का पहला हिस्सा इसी बड़ी भविष्यवाणी पर है, जहां भारत के लिए एक बड़े आर्थिक संकट का स्टेज सेट किया जा चुका था। पर क्या सच में ऐसा हुआ जैसा सोचा गया था? चलिए अब भविष्यवाणियों को साइड में रखते हैं और सीधे उन आंकड़ों पर आते हैं जो 3 महीने बाद सामने आए। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो डेटा सामने आया ना, उसने एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी हैरान करके रख दिया। तो अब आते हैं असलियत पर, और पहला ही आंकड़ा एकदम चौंकाने वाला था। पता है क्या? 50% टैरिफ लगने के बावजूद नवंबर में भारत का एक्सपोर्ट पिछले 10 साल के हाई पर पहुंच गया। जी हाँ, एक दशक का रिकॉर्ड टूट गया टैरिफ्स के होते हुए। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये ग्रोथ आई कहाँ से। हाँ, अमेरिका को एक्सपोर्ट 22.6% बढ़ा, लेकिन असली खेल कहीं और हुआ। भारत ने तेजी से नए बाजार खोजे। स्पेन को एक्सपोर्ट में 181% का उछाल और चीन को 90%। ये साफ दिखा रहा था कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं है। और इसका असर पूरी इकोनॉमी पर साफ दिखा। जो ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी व्यापार घाटा, वो घटकर $6.6 बिलियन पर आ गया, जो पिछले 5 महीनों में सबसे कम था। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन था। तो सवाल उठता है कि ये उछाल आखिर आया कहाँ से? ये आया हाई वैल्यू सेक्टर से। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 39%, जेम्स एंड ज्वेलरी में लगभग 28%, इंजीनियरिंग गुड्स में 25% और फार्मा में लगभग 21% की ग्रोथ हुई। ये वो सेक्टर्स हैं जहां भारत की पकड़ मजबूत है। ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भारत ने आखिर ये किया कैसे? इन हैरान करने वाले नंबर्स के पीछे क्या कोई खास रणनीति थी? चलिए अब इसे ही डिकोड करते हैं। भारत की कामयाबी का राज एक बहुत ही स्मार्ट 2-pronged स्ट्रैटेजी में छिपा था। मतलब एक ऐसी रणनीति जिसके 2 अलग-अलग हिस्से थे और दोनों को एक साथ अमल में लाया गया। तो ये जो 2 तरफा स्ट्रैटेजी थी, वो काम कैसे की? देखिए, एक तरफ थे कम कीमत वाले सामान जैसे चावल, प्लास्टिक। इन पर टैरिफ का असर हुआ तो हमारे एक्सपोर्टर्स ने क्या किया? उन्होंने फुर्ती से यूरोप और एशिया में नए खरीदार ढूंढ लिए। सिंपल। और दूसरे तरफ थे हाई वैल्यू गुड्स जैसे दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, जिन पर अमेरिका खुद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। यहाँ भारत ने इस डिपेंडेंसी का पूरा फ़ायदा उठाया। और ये स्ट्रैटेजी इतनी असरदार इसलिए रही क्योंकि अमेरिका उन चीज़ों पर टैरिफ लगा ही नहीं सकता था जिनकी उसे खुद सख्त ज़रूरत थी। सोचिए, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन इतनी आपस में जुड़ी हुई हैं कि अगर उन्हें छिड़ा जाता तो नुकसान खुद अमेरिकी कंपनियों का ही होता। भारत के इस कदम का असर सिर्फ इकोनॉमिक आंकड़ों पर ही नहीं रुका। इसने ग्लोबल ट्रेड की पूरी जियोपॉलिटिक्स, मतलब शक्ति के समीकरण को ही बदलना शुरू कर दिया है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, अब जब भारत ट्रेड नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठता है तो वो एक मजबूत स्थिति से बात करता है। उसकी मोल भाव करने की ताकत, यानी बार्गेनिंग पावर, पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और अमेरिका के लिए मामला और भी पेचीदा हो रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने के बहुत करीब हैं, शायद 26 जनवरी तक। अगर ये हो गया तो यूरोपियन कंपनियों को भारत के मार्केट में खास रियायतें मिलेंगी और अमेरिकी कंपनियां इस रेस में पीछे रह सकती हैं। तो अमेरिका पर प्रेशर बढ़ रहा है।
अब जरा इसे बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये जो भारत ईयू डील है, ये ग्लोबल ट्रेड का एक तीसरा मॉडल पेश कर रही है। एक तरफ है अमेरिका का प्रोटेक्शनिज्म, मतलब मेरा बाजार मेरे नियम। दूसरी तरफ है चीन का मर्केंटिलिज्म, मतलब हम सिर्फ बेचेंगे खरीदेंगे नहीं। और इन दोनों के बीच अभी एक नया लोकतांत्रिक विकल्प उभर रहा है, जो कहता है कि नियम सबके लिए हों और विकास भी सबका साथ में हो। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में जहां पुराने गठजोड़, पुरानी ताकतें सब बदल रही हैं, वहां एक इकोनॉमिक सुपर पावर होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आपके बाजार का साइज है, या फिर ये लचीलापन है, ये मुश्किल हालात में रास्ता निकालने की काबिलियत और सही पार्टनरशिप बनाने की समझ है? इस पर सोचना तो बनता है।